नमस्कार। इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसान बिल को लेकर जो एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी इसमें कूदे हैं, उसके बाद क्या कुछ उसका परिणाम हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उस पर राज्यसभा में उन्होंने जवाब दिया और किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं हरिनारायण सिंह, संपादक हैं आजाद सिपाही के, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरीके से इसको हमको देखना चाहिए, जो ये आंदोलन किसानों का जो चल रहा है, लगभग 2.5 महीने इस आंदोलन के हो गए हैं, उस आंदोलन पे एक तरीके से 26 जनवरी को जो कुछ देखने को मिला और उसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट आ रहे हैं, इसके क्या मायने निकलते हैं सर? देखिए, ये दिवाकर जी, ये आंदोलन जो है ये अब किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है। अगर हम लोग पीछे चलते हैं तो आप देखिएगा कि ठीक 26 जनवरी से पहले 2 महीना पहले इसकी डेट शेड्यूल करना, इसके बाद बातचीत का दबाव बनाना, बातचीत पे कोई हल नहीं होने देना, एटीट्यूड देखिए, किसान जो है बहुत सहज सरल स्वभाव का होता है, उसको 9 और 6 मालूम नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान दिया होगा कि जब ये लोग गए थे मंत्री के साथ, जब वार्ता हो रही थी, तो ये लोग उस समय आप देखें, थोड़ा सा गौर करें कि अगर आप कहीं जाते हैं, किसी का निमंत्रण अगर स्वीकार करते हैं, तो ये कलेजा आपका होना चाहिए कि आप जाके उसके वहाँ कम से कम पानी पिएंगे, एकदम सर, एकदम चाय पिएंगे, एकदम। ये एक कटसी परंपरा रही है, भारत की हमारी संस्कृति है सर, एकदम। लेकिन आप उसी समय देखेंगे कि ये लोग गए तो प्री प्लान्ड होके गए, कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते थे कि नहीं, सरकार से हम किसी तरह की वार्ता पे सहमति होने नहीं देंगे, क्योंकि खाना लेके जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं, कहते हम तो नहीं पिए। तो पहले ही इन्होंने एक लंबी दूरी बना के रखी, दूरी बना दी थी। तो वहां से अगर आप गौर करेंगे, और ये अगर होता, देखिए सीजन था किसानों, अभी खेती का सीजन, गेहूं में पानी देना, चना में पानी देना, मटर में पानी देना, जौ में पानी देना, सीजन है। धान काटने के बाद धान को बेचने की एक उनके पास, उनके लिए समय चाहिए, तैयार करने के लिए, बेचने के लिए, फिर ये जो खेती करने के लिए समय चाहिए। इसके बीच में किसान, उतनी फुर्सत कहाँ कि किसान जाके बैठे, किसान के नाम पर कुछ लोग वहाँ जरूर बैठे हुए हैं। और एक चीज और मैं आपको खास बता दूं कि ये जो किसानों को जो आंदोलन हो रहा है, इसके पहले एक बड़ा आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था 1988 में। उस समय मैं दिल्ली में था और वो 15 से 20 दिन तक वो आंदोलन चला था, जो घेराव इन्होंने किया था। तो वो आंदोलन मैंने बहुत करीब से देखा था। लेकिन सचमुच उस समय जो महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन किया था, वो किसानों की बात कर रहे थे। उनका मकसद ये नहीं था कि राष्ट्रपति भवन पे चढ़ाई कर दो, लाल किले पे चढ़ाई कर दो, संसद पे चढ़ाई कर दो। बैठ गए थे, मैदान में बैठ गए थे, कह रहे थे कि मेरी बात सुनो, नहीं सुनोगे तो मतलब हम यहीं बैठे रहेंगे। वो 22 दिन तक वहीं खाए बैठे, सारा कुछ किए। इसके बाद जब बातचीत हुई, जब वहां से फिर सिसौली में गए, वहां बड़ी एक सभा उन्होंने की, लेकिन उस मंच से एक बार भी मतलब कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी की गरिमा को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई। और इसमें अगर आप देखें तो बहुत पहले दिन से इसमें एक विभाजक रेखा खींच दी गई, और ये कहीं ना कहीं सरकार को मतलब लक्ष्य करके ये आंदोलन चलाया जा रहा था। इसमें अब किसानों का आंदोलन कम, हमारे समझ से इसमें राजनीति ज्यादा हो गई थी, ज्यादा राजनीति हो गई थी। जिस तरह से लोग उसमें आए थे, आपको ध्यान होगा कि इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि इन्होंने 26 जनवरी को क्यों चुना। गणतंत्र दिवस पे देश की अस्मिता का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, मर्यादा है, पूरे देश विश्व की नजर लगी रहती है। अपने शौर्य का प्रदर्शन भारत इस अवसर पे करता है, 15 अगस्त 26 जनवरी पे करता है। तो बच्चा बच्चा उसको देखता है, परेड को देखता है। ऐसे अवसर पे आप चुन रहे हैं, ये किसानों का नहीं हो सकता। वो तो वहाँ भी बैठे रह सकते थे, 2 दिन बाद भी आप दिल्ली मार्च कर सकते थे। एक इतना बड़ा मार्च जो है, जहाँ पूरे देश के लोग 130 करोड़ लोगों की निगाह लगी हुई हो जिस आयोजन पे, उस पे आप कह रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक चीज और देख लीजिएगा कि ये आंदोलन की घोषणा करने के पहले, मैंने 26 जनवरी पे दिल्ली में आने के पहले ये लोग क्या कह रहे थे, शांतिपूर्वक जाएंगे, रूट हमारा तय कर दिया जाए, हम उसी रूट पे जाएंगे। और जब रूट तय बने, नहीं पुलिस नहीं भी दे सकती थी, लेकिन हुआ कि चलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपनी बात रखने का ये है। और इनको अगर मनाना चाहते हैं 26 जनवरी को, ये भी मनाना चाहते हैं तो ये मनाएं, इस विश्वास के साथ उसने दिया। और परमिशन मिलते ही इन्होंने क्या किया, और परमिशन मिलते ही देखिए मैंने अलग अलग तरीके की चीज हो गई। और एक बार जब आपको कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं,
उसकी खातिरदारी सेवादारी नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को बुलाने का आपका क्या अधिकार है? आपने बुला तो लिया, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? वो तो आपने मतलब सहमति दी थी, तब पुलिस ने परमिशन दिया था। पुलिस का ये काम नहीं था। पुलिस तो यही मान के चल रहे थे कि ये देश के नागरिक हैं, गणतंत्र की मर्यादा इनके सामने है, ये जरूर उस तरह से काम करेंगे, विश्वास पर उसने दे दिया। और यहाँ पहले से आप देखिए जिस तरह से लाल किले पर गए ये लोग, उत्तेजना में जितना उत्तेजक तरीके से इन्होंने किया ये तो प्री प्लान था। हमें तो लगता है कि इसमें छोटा मोटा नहीं, मैंने गहरी साजिश इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का सच्चा जो किसान है वो अपने देश की अस्मिता को, अपने देश की संप्रभुता को खतरे में नहीं डाल सकता, उस सम्मान करता है। अभी आज भी वो गांधी टोपी पहनता है, मतलब देखिएगा झंडा फहराता है गाँव में भी एकदम, और नारे लगाता है। जब भी देश की बात आती है तो सबसे पहले चला जाता है। आप देखे होंगे ऐसे ऐसे भी किसान हैं, एक बेटा मरा नहीं कि दूसरा बोलता है ये भी लेके चले जाओ। 70 साल 80 साल का बाप जो रोता नहीं है, बोलता है अरे एक बेटा सीमा पर चला गया, बॉर्डर पर चला गया, तो सबको क्या लेना देना, मेरा दूसरा बेटा तैयार है। ये करता है, आंसू नहीं बहाता है। ये नहीं कहता है कि तू चला गया, अब इनकम नहीं है तो हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। वो देश से मांगता नहीं है कि हमको 50 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, नहीं बोलता। बोला हम अगर वही नहीं रहेगा तो बोलेगा हम जाएंगे। तो ये सीधी सी बात थी कि अगर किसान सचमुच में किसान हो तो 26 तारीख का दिन नहीं चुनता, और अगर चुना भी था तो अपनी एक संस्कृति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार, जिस चीज के लिए वो जाना जाता है उसके अनुसार वो एक्ट करता, न कि मतलब पूरे विश्व का ध्यान खींचने के लिए। विश्व में भी लुम्पेन बोलेंगे हम, वो विश्व नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज बात है कि सब देश को पता है कि जहां आंतरिक मामले आते हैं वो देश का मामला होता है, एकदम होता है। और इसमें जिस तरह से टांग अड़ाई जाए तो कुछ खास समूह के लोग जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, तो उसमें देखिए दिवाकर जी, हमको जो लगता है ना कि ये किसान और ये 26 जनवरी या ये सब, असल में तो देश के विश्व जो है कहीं ना कहीं भारत को लेकर के एक चुनौती महसूस कर रहा है। आर्थिक रूप से चुनौती भारत दे सकता है, सामरिक रूप से चुनौती भारत दे सकता है। पहले यही भारत जो था कि अनाज के लिए कटोरा लेके सामने खड़ा रहता था कि रसिया से गेहूं आएगा तो हम लोगों को खाना देंगे। बाहर से अनाज मंगाया जाता था। उस समय भी हमको याद है कि जब सड़क उड़क बनती थी, बहुत बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो सड़क बनती थी, उस समय पैसे नहीं मिलते थे। उस ठेकेदार जो है गेहूं देता, गेहूं कौन सा देता था? जो बाहर से खैरात में गेहूं आता था, वो गेहूं बांटा जाता था मजदूरों में, वो लोग सड़क बनाते थे। तो आज तो ये स्थिति नहीं है। भारत तो आत्मनिर्भर बन रहा है, अनाज के मामले में बन रहा है। तो सामरिक दृष्टि से भी देखिए स्वदेशी चीजों का इन्होंने जिस तरह से प्रोडक्शन शुरू किया है, तेजस वगैरह को लेकर के जो चीज इन्होंने की है, तो बाद में तो इन लोगों को तो चुनौती होगी ना, आर्थिक रूप से चुनौती दे रहा है। अब जैसे कोरोना की बात आप ले लीजिए, जिस सक्षम तरीके से भारत के सरकार छोड़ दीजिए, 130 करोड़ लोगों ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है एकदम, और अनुशासित तरीके से भाई घर से नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है, खड़ा होना है तो खड़ा होना है, नहीं खाना है तो नहीं, मतलब एक स्वर में मतलब ये जो था कि अगर लोग जागरूक नहीं होते, देश के प्रति नहीं लगाव होता, अपने के प्रति लगाव नहीं होता, तो ये एक आवाज पे 6 महीने 7 महीने तो लोग घर में रह जाते। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश में आज भी देखिए 1-1 लाख रोज केसेस आ रहे हैं। कहाँ गई उनकी मतलब जो आधुनिकता वाली जो स्वास्थ्य प्रणाली उनकी कहाँ चली गई, अनुशासन उनका कहाँ चला गया, तकनीक उनकी कहाँ चली गई, वैक्सीन के लिए क्या हुआ उनका, आप देख लीजिए एकदम ढिढोरे पीटे जा रहे थे। मेरी वैक्सीन, आज ब्रिटेन बोलता था मेरी तो आ गई, हमने ये कर दिया वो कर दिया, चीन बोलता था हमने तो बहुत पहले निकाल दिया है, क्या हुआ। और आज देख लीजिए कि कुल मिलाकर के जितना वो वैक्सीनेशन किए होंगे वो लोग, मतलब ये भारत ने रिकॉर्ड किया, 55 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हो गया। और एक एक आदमी वो जाके करवा रहा है, निगेटिविटी इसमें नहीं है। हमको लगता है कि ये जो सारी चुनौतियां भारत ने पेश की है, जो जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हर बच्चा देश के प्रति जिस तरह से समर्पित भावना से हो रहा है, ये लोग जानते हैं कि अगर इसकी शक्ति को तोड़ा नहीं गया, इसकी रफ्तार को कम नहीं किया गया, ब्रेक नहीं लगाया गया, तो वो दूर नहीं जो हम महाशक्तियों में ये देश समाहित हो जाएगा और इस कहीं ना कहीं ऊपरी पायदान पे ये चला जाएगा। चुनौती पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब आंख तो नहीं ना दिखा सकते हैं, एकदम आंख नहीं दिखा सकते, बराबरी में अब बात हो रही है ना, एकदम मतलब देश की ताकत। और कोरोना काल में हमने जिस तरह से परफॉर्म किया, एक तरह से इसको परफॉर्म भी कहा जाए सर, कि देखिए जब विश्व पूरी तरह से एक तरह से आर्थिक चुनौती से करा रहा था, सारी समस्याएं विश्व के सामने थी, तो हमने वैसे दौर में जब कोरोना का कोई सहारा लोगों के पास नहीं दिख रहा था, जब कोरोना आया तो लोगों के लिए हमने क्लोरोक्विन जैसी दवा विकसित राष्ट्रों को हमने मुहैया कराया। बिल्कुल हमारे और बल्कि आंख भी लोग दिखाए, हमको देना ही होगा। लोग बोल रहे थे कि हमको देना होगा, कैसे नहीं दीजिएगा। हमको याद है अमेरिका ने मतलब ट्वीट किया, खड़ा पहले बोला था कि नहीं कैसे नहीं दीजिएगा।
तो एक चीज दिखने में आया ना कि जहां दूसरे देश के लोग जी डर से भय से घरों से निकल नहीं रहे थे, मतलब एकदम दड़बे में बंद हो गए थे, भारत देश के लोग जो है और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। एकदम लोगों के पास खड़ा होना, डॉक्टर अपना काम कर रहा था, नर्स अपनी काम कर रहे थे, मतलब जो किसान है अपना काम कर रहे। देखिए रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है एकदम, ऐसा नहीं कि कोरोना काल में धान की खेती रिकॉर्ड हुई। अगर कुछ प्राकृतिक आपदा जहाँ तहाँ आई उसको छोड़ दीजिए तो रिकॉर्ड धान का उत्पादन हुआ है। इसी बीच में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन होने जा रहा है। खेती पे कोई असर नहीं पड़ा है, जबकि कृषि बहुत सारी चीजें बंद हो गई। इसके बावजूद लोगों ने मतलब अपने श्रम से और सब बैठा नहीं रहा, किसी के सहारे नहीं बैठा रहा। तो वो जानता है, किसान समझ रहा था कि नहीं अगर अनाज का उत्पादन नहीं करेंगे तो इस कोरोना काल में लोगों को हम खिलाएंगे क्या। ये देश की सेवा किसान भी कर रहा था, ये देश की सेवा डॉक्टर भी कर रहे थे, नर्स भी कर रहे थे। ऐसे ऐसे डॉक्टर जो 2-2, 3-3 महीने तक घर नहीं गए, परिवारों से दूरी बना के उन्होंने रखी। कईयों ने तो अपने प्राण त्याग दिए, जहां तहाँ उनको पीटा गया, मारा गया, इसके बावजूद भी उन्होंने आंदोलन नहीं किया, अपने सेवा से बिल्कुल विमुख नहीं हुए। तो ये जो चीजें देखने में आई ना, देखिए होता क्या, कहा जाता है कि जो संकट के समय में ही सारी चीजें, असली देशभक्ति और सबकी पहचान होती है। हाँ, मतलब ये जो है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखियों चारी, ये कहा गया है। तो ये जो कोरोना काल में ये तो एक अवसर के रूप में लोगों ने लिया कि नहीं, ये चुनौती आई है तो इस चुनौती से हमको उबरना है। तो इसी से ये जो बेचैनी हो रही है ना, आपने कहा ना कि बाहर से जो ट्वीट किया जा रहा है, सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, अरे तुम अपने देश की देखो ना, जहाँ बोलने की आजादी नहीं है, बोल सकते हैं क्या? आप चीन में जाके बोल दीजिए, तो अमेरिका में बोल सकते हैं। और आप क्या बात, और अभी लोकतंत्र का क्या हर्ष हुआ देखने का है, नियम कानून अमेरिका मान रहा है, जहाँ लोकतांत्रिक चुनाव हो गया, जनता ने फैसला सुना दिया और जो बैठा हुआ कुर्सी पे बोला हम खाली ही नहीं करेंगे, और जिस दिन खाली करने की बात आ रही है उस दिन उसके लोग फायरिंग कर रहे हैं वहां जाकर के। तो ये भारत तो एक राह दिखाई रहा है, मिसाल दिखाई रहा है। यही जो ना, ये जो चीजें हैं भारत की, वो विदेशियों को खटक रही हैं। और इसीलिए रहता है कि नहीं, इसके विजय रथ को, हम विजय रथ ही बोलेंगे, इसके रथ को रोको, नहीं तो तेजी से बढ़ के हम लोगों को ये कहीं ना कहीं सुपरसीड कर जाएगा। तो विजय रथ को रोकना है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, जैसा कि हरिनारायण जी कह रहे हैं। लेकिन अब एक नज़र आपको हम दौड़ाते हैं और दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर जवाब देते हुए उन्होंने राज्यसभा में क्या कुछ मुख्य बातें कही हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जी का जो संबोधन था वो काफ़ी अच्छा था। भारत सच्चे अर्थों में अवसरों की भूमि है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। प्रधानमंत्री ने सदन में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता भी सदन में सुनाई। प्रधानमंत्री ने अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बाधा हर बंदिश को तोड़। और कोरोना से लड़ाई जीतने का श्रेय किसी सरकार को नहीं कि भारत को जाता है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। कम समय में वैक्सीन बना लेना हमारी बड़ी उपलब्धि है, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कहा गया सदन के अंदर। ऐसी बातों में ना उलझें जो देश के मनोबल को तोड़ती हैं, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी है, ये भी पीएम मोदी की ओर से वहाँ पर कहा गया। किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की, ये एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने आज सदन के अंदर कही है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिला। किसानों से प्रधानमंत्री ने, ये जो अभी हम आपको बता रहे थे, उन्होंने किसानों से कहा कि आप आंदोलन समाप्त करें। और एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, ये एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर कही है। और उन्होंने कहा है कि लोग सदन की गरिमा को समझें, भ्रम ना फैलाएं। अन्नदाता ऊर्जादाता बने, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। पंजाब के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि आजकल कुछ आंदोलनजीवी लोग आ गए हैं जो आंदोलन जहां भी होता है वो आंदोलन करवाते हैं, उनका काम ही आंदोलन करवाना है। और उन्होंने कहा कि आंदोलनजीवी जो लोग हैं ये परजीवी होते हैं, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया।
देश आंदोलनजीवी जो लोग हैं इनसे बचने का प्रयास देश को करना होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर कहा। एक प्रधानमंत्री मोदी ने एफडीआई का वहाँ पर जिक्र किया, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। उन्होंने कहा कि इससे देश को बचाना होगा। तो पिछले कुछ दिनों में हमने जो देखा है उसको लेकर ये पूर्वी भारत में देश की तरक्की में नई भूमिका पूर्वी भारत निभाएगा। तो पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और रुकावटें डालने से प्रगति रुकती है। प्रधानमंत्री ने इन चीज़ों को कहा और किसानों को लेकर लगातार जिस तरह से आप कह रहे थे कि लोकतंत्र में संवाद सबसे बेहतर तरीका है अपनी बात रखने का, और अगर कहीं कुछ जो हम कह सकते हैं कि दूरियां अगर है तो उसे भी मिटाने का लोकतंत्र में जगह है और वो संवाद के जरिए हम कर सकते हैं। और सरकार लगातार जो आंदोलनकारी हैं उससे संवाद भी सरकार कर रही है। 11 दौर की बातचीत हो गई है और उसके बाद भी सरकार की तरफ से ये लगातार किसान जो आंदोलनकारी हैं उनको कहा गया है कि अगर आप एक फ़ोन कॉल करेंगे तो हम आपके लिए, हमारे दरवाजे खुले हैं वार्ता के लिए। तो वैसे में ये जो कुछ आप जिसकी जिक्र आप कर रहे थे कि कुछ अलगाववादी ताकतें जो अगर हम उसको सो कॉल्ड कहें, जिसको कि पंजाब और हरियाणा में जो चीज़ें आंदोलन का मुख्य केंद्र जो दिल्ली में पहुंचा है वो मेरे ख्याल से ये इन्हीं 2 राज्यों से है। आपको क्या लगता है? ये देवा जी, इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे जी। आंदोलन की ही बात हम कर रहे हैं जी। देखिए, कोई भी आंदोलन, जब कोई आंदोलनकारी जब आंदोलन में उतरता है जी तो पहले वो श्योर हो जाता है कि ये मतलब मेरी मांग जो है बिल्कुल जायज़ है जी। अब वो उसकी पूर्ति के प्रति भी उतना ही आश्वस्त होता है जी। कि सही अगर मांग है जी। तो वो मान के चलता है ये तो कल ही हो जाएगा एकदम, ये मान के चलता है। लेकिन आप अंदाज लगाइए तो ये आंदोलनकारी करेंगे नहीं अक्टूबर तक। आप थोड़ा समय देख लीजिए। हाँ। पहले गणतंत्र दिवस था। हाँ। गणतंत्र दिवस से अचानक ये छलांग लग गई कि अब तो 2 अक्टूबर तक करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। मतलब अगर इस बीच में सरकार कुछ प्रयास भी करती है तो पहले से डिटर्मिनेशन होकर बैठे होंगे हमको तो अक्टूबर तक बैठना है। इसके बाद देखिए कहेगा कि हमको तो तब तक बैठना है जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं आ रहा है। ये चीजों को यहाँ से समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल उस स्थिति से हो रही है। किसान इसमें नहीं है, और अगर किसान होता तो सिर्फ इसमें 3 स्टेट, अब देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जी, मतलब जो आपका मेरठ और ये सारी वहाँ के लोग हैं। इसमें आप बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, माने ये सब चीजें कहाँ आपको दिख रही है? इलाहाबाद, कहीं नहीं दिख रही सर। 2.5 स्टेट का ये आंदोलन। और पंजाब माने आप देख लीजिए, अभी हम लोग देख रहे थे प्रधानमंत्री, मैंने कल वो बता रहे थे कृषि मंत्री का एक आंकड़ा मैं देख रहा था, मध्य प्रदेश गए हुए थे। जी। तो अब देख ले कि एक समय हुआ करता था कि लगता था कि पंजाब से अगर गेहूं नहीं आएगा तो देश भूखे रह जाएगा। लेकिन आज जो है साइलेंट तरीके से कल वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे चला गया। तो पंजाब के किसानों की प्राथमिकता अब क्या हो गया? अगर मान लीजिए खेती उनकी प्राथमिकता है तो ये फिर पैदावार क्यों कम हो जाएगी? आधुनिकता तो उनके पास है, संसाधन उनके पास है, और जितनी सुविधाएं पंजाब के लोगों को मिलता है कृषि के नाम पर जो देश देता है उनको, और अगर उतनी सुविधाएं दूसरी जगह अगर हो जाती ना तो हमें लगता है कि सचमुच में माने किसानों के अपने घर में रखने के लिए माने जगह अनाज नहीं होता, अनाज हो जाता। हरित क्रांति का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा लाभ पंजाब ले जा रहा है और सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहा है। जो आप देख लीजिए कि मैंने पंजाब को क्या मिल रहा है और आप बिहार को क्या दे रहे हैं, यूपी को क्या दे रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो गई है। इन लोगों ने सच में अब मैंने लेने के लिए एक तरीका ही लोगों ने अख्तियार कर लिया कि हम डर दिखाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, ले लेंगे। और इनके लिए अभी तो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिस तरह से विदेशों में चंदा करके जो भेजा गया, जी, माने ये तो केंद्र से आ रही है, बातें बार बार आ रही है, जो देख रहे हैं हम लोग मीडिया से जो रिपोर्ट आ रही है। हमको तो लगता है कि केंद्र सरकार को बहुत जल्द इसकी जांच करा करके और एक एक चीज लोगों के सामने लाना चाहिए। ये सवाल ये किसान और इसका नहीं रहा, देश की अस्मिता का सवाल आ गया है। अगर मान लीजिए गलत अगर नहीं है तो सरकार बताए कि नहीं गलत है, और अगर है इस पे जितना कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, सरकार को उठाना चाहिए, किसानों की गरिमा का ध्यान रखते हुए। किसान तो देखिए वो घर में बैठा हुआ है, मैंने जाता नहीं है, मैंने हम लोगों को पता है, हम लोग भी किसान हैं, लेकिन आज तक हमने ये नहीं देखा कि मान लीजिए आपदा पड़ी तो मेरे खाते में कितना पैसा आया, नहीं आया, सरकार का लाभ आया कि नहीं आया। हाँ। मतलब जानते ही नहीं है हम लोग, मतलब ये बात नहीं जानते। लेकिन ये जो बताया ना कि एक आंदोलनकारियों का एक ग्रुप तैयार हो गया है, वो आंदोलन करेगा वो आंदोलन करेगा। अगर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर आंदोलन है तो वहाँ करेगा,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आंदोलन है तो वो वहाँ भी उसके चेहरे दिखाई पड़ेंगे, किसान आंदोलन होगा तो वहाँ भी उसका चेहरा दिखाई पड़ेगा, शाहीन बाग का आंदोलन होगा तो वहाँ भी वो किसान, मतलब ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। अब तो देख लीजिए, मान लीजिए कहना कुछ तो स्टेट भी हो गया कि नहीं हम करवे नहीं करेंगे, जो कर लीजिए। अगर केंद्र ने ये किया है तो हमको उसको विरोध करना है। अगर राज्य ने ये किया है तो हमको उसको विरोध करना है। ये एक नई परंपरा शुरू हो रही है जिसको रोकना चाहिए। किसानों, ऐसी बात नहीं है कि किसानों के सामने समस्या नहीं है दिवाकर जी, बहुत समस्या है। आज भी सचमुच में किसान परेशान है। मौसम की मार से मतलब वो टूट चुका है, ये अलग बात है। लेकिन ये मतलब उसको जो चाहिए, ये आंदोलन मतलब इस तरह के आंदोलन से किसानों को नहीं मिल सकता। सचमुच में अगर किसान के लोग हितैषी है तो सही तरीके से आए, सरकार तो झुक जाएगी। एकदम 80% जहाँ आबादी है जी डिपेंडेंट है, एकदम किसानों की है, आबादी किसानों की है। कि क्या एक क्या 10 मोदी उसमें झुके? अगर जेन्युइन मांग है तो ये तो जाएंगे, ये तो बोल रहे हैं। और रह गया आपका, जैसे मान लीजिए आप मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं। अब एक बयान हम पढ़ रहे थे, बोले कि अभी टिकैत का बयान में पढ़ रहा था, जिस दिन उस दिन बोल रहे थे, सुन भी रहा था मैं। वो बोले थे अभी तो हमने गद्दी छोड़ने की बातें नहीं की। अभी गद्दी मतलब इसका एजेंडा में है। तीन कृषि कानून ही नहीं है, ये गद्दी भी छोड़ा। अगर इसका हल भी अगर निकल जाए तो देखिए होता क्या है, ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिज्ञों के हाथ में चला गया है। और इस आंदोलन को ढाल बनाकर लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को आगे करके उनके नाम पर इस सरकार को झुकाना चाह रहे हैं। और एक बार याद रखिए कि या तो मान लीजिए गलत था तो केंद्र को ये बनाना ही नहीं चाहिए था। और अगर मान लीजिए उसमें सचमुच में कोई गड़बड़ी, गलती, कमी है तो सरकार को बगैर ये किए उसका संशोधन कर देना चाहिए। और नहीं तो साफ साफ मतलब स्पष्ट हो जानी चाहिए चीज़ें कि क्या होनी चाहिए। नहीं तो ये देश का बहुत बड़ा खमियाजा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सर 2 दिन पहले किसी मंत्री ने भी कहा लोकसभा में कि अगर कहाँ कुछ काला है इस कानून में तो आप बताइए ना, काला कानून आप कह रहे हैं, आप फैक्ट बताइए। आपसे मैंने 11 दौर की बातचीत की है, कोई राजनीतिक दल वाले भी कह रहे हैं कि ये कानून खराब है, तो आप काला इसमें क्या है सो बताइए। और प्रधानमंत्री ने आज फिर कहा कि एमएसपी हमारा इसमें जारी रहेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने एक और चीज़ कही कि ये जो सरकार है वो गरीबों को समर्पित है और उसकी मिजाज से हम काम कर रहे हैं। जरा उस पर भी नज़र डालते हैं प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा है। इस परिसर में आया था और मुझे नेता के रूप में जब आ गया था तो मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात को दोहरा रहा और हम न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है। उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा। पहले के प्रयास हुए होंगे तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा। हम रुक नहीं सकते, जितना कर लिया बहुत है, नहीं रुक सकते, हमें और करना ही होगा। आज मुझे खुशी है कि जो मूलभूत आवश्यकता है ईज ऑफ लिविंग के लिए और जिसमें से आत्मविश्वास पैदा होता है और एक बार गरीब के मन में आत्मविश्वास भर गया, गरीब खुद गरीबी को चुनौती देने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। गरीब किसी का मदद के मोहताज नहीं रहेगा। तो मेरा अनुभव है। सर फाइनल कमेंट, क्या शायद इसी प्रयास से पूरा विश्व चिढ़ा हुआ है? यही तो ताकत है। हाँ। अपने देश की ताकत तो यही है जी कि अंतिम व्यक्तित्व माने ये लोग पूंजीपति से माने देश माने विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूंजीपतियों से लोग नहीं डरते हैं जी। वहाँ तो लंबी लाइन डरते इसी से है, जो गरीबों की जो देशभक्ति है जी, गरीबों में जो प्रण है, गरीबों में जो आत्मविश्वास है और गरीबों में जो देश के प्रति जो एक ललक है, प्यार है, इसको लेकर के। और वही शायद उनके विश्वास को डिगाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये एक माध्यम बनाया गया है। नहीं तो फिर बताइए ना कि किसानों की जो मांग है उसके एवज में क्यों कोई ब्रिटेन से बैठा हुआ आदमी ट्वीट करेगा और अमेरिका से आदमी ट्वीट करेगा? क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? क्या उसके यहाँ समस्या नहीं रह गई है क्या?
तो हरिनारायण जी से हम बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत इसमें कूदी है वो भारत के विकास की एक जलन उनमें देखने को मिल रही है और उसी का ये नतीजा है कि वो इन चीज़ों को पचा नहीं पा रहे हैं। दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।